नमस्कार दोस्तों, वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न दोस्तों जो है आपका प्रैक्टिस सेट होगा। क्योंकि दोस्तों आपको हिंदी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों हम काफ़ी दिनों से आपको हिंदी का वीडियो नहीं दे पा रहे थे दोस्तों, लेकिन आज आपके लिए हम जो है 50 प्रश्न लेकर आए जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो जीके की कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी, इसलिए आपको हिंदी भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिएगा पहला प्रश्न हमारा क्या है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। देखिए सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा, देखिए पहला है संयोग, संयोग, संविधान, संस्कृत या फिर ये सभी। तो देखिए अगर हम संयोग का अगर विग्रह करेंगे तो आएगा सम प्लस योग, संविधान में क्या आएगा सम प्लस विधान, और संस्कृत का अगर विच्छेद करेंगे तो आएगा सम प्लस कृत। तो इन तीनों शब्दों में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है ये सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन तीनों शब्दों में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा जो मिलावट है ये हमारा कृदंत शब्द के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है सखी, पंक्ति, गीला शब्द किसका अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए आपने पहचान लिया होगा जो सखी शब्द है या फिर पंक्ति है या फिर गीला है, ये सभी आली के जो हैं अनेकार्थी शब्द हैं। सही आंसर क्या होगा, बी यहाँ पर करेक्ट होगा, आली यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है मदिरा, चैत्र मास, बसंत ऋतु या और शहद किस शब्द का अनेकार्थी है। तो देखिए ऑप्शन दिया है बंधन, मूल, मधु या फिर पय। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मधु। क्या हो जाएगा, चौथे प्रश्न का सी। देखिए जो मदिरा है, मदिरा को मधु भी कहते हैं, चैत्र मास को मधुमास कहते हैं, बसंत ऋतु को मधु कहते हैं। देखिए शहद को भी मधु कहते हैं, आप यहीं से आंसर निकाल सकते हैं कि शहद को भी मधु कहते हैं। तो मधु आपका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, तो सी करेक्ट है इस प्रश्न का। अगला देखिए पांचवा प्रश्न, आदमी कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कौन सा शब्द है। तो देखिए आदमी जो है ये विदेशज शब्द है। क्या है, आदमी जो है विदेशज शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानना है। देखिए तद्भव क्या होते हैं, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जो है विकृत होकर हिंदी में आते हैं। क्या होते हैं, तद्भव जो होते हैं संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं, यानी कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। तो देखिए पाषाण जो है तत्सम है, पक्ष जो है तत्सम है, कंगड़ जो है तत्सम है, लेकिन जो प्यासा है यह तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है। तो हमें तद्भव पहचानना था, तो प्यासा क्या हो जाएगा, तद्भव करेक्ट हो जाएगा सी। सातवां प्रश्न है अंगीठी का तत्सम क्या है, यानी कि अंगीठी का शुद्ध रूप क्या है, संस्कृत रूप क्या है। तो अंगीठी का जो शुद्ध रूप होता है अग्निष्ठिका। बाकी सभी ऑप्शन में भी यही लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से सी करेक्ट हो जाएगा। अंगीठी का जो सही तत्सम होगा वो होता है अग्निष्ठिका, जो कि सी ऑप्शन में लिखा है, वर्तनी की दृष्टि से भी सही ये दिया हुआ है। आठवां प्रश्न है मोहन ने रोटी खाई इस वाक्य में कौन सा काल है। तो मोहन ने रोटी खाई इस वाक्य में जो है आसन्न भूतकाल होगा। क्या होगा, आसन्न भूतकाल होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नवां प्रश्न देखिएगा जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा वाक्य होता है। देखिए वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होता है उसे कर्तृवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मवाच्य, और जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो कर्ता की प्रधानता जो होती है वो कर्तृवाच्य में होती है। सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए वह आए तो काम बन सकता है, यह कैसा वाक्य है। तो देखिए वह आए तो काम बन सकता है, ये हमारा हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य। क्या हो जाएगा, वह आए तो काम बन सकता है, यानी कि क्या है, संकेतार्थक वाक्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 11वां प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अव्यय के 4 भेद होते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है एक की वर्तनी शुद्ध है। देखिए 4 शब्द दिए हुए हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी 3 की अशुद्ध है। तो देखिए पहला क्या है, षड दर्शन, ये क्या है, गलत है। षड दर्शन कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें षड दर्शन नहीं बल्कि षड दर्शन होता है। क्या होता है, षड दर्शन शुद्ध होता है। अनापेक्षित भी गलत लिखा है, कैसे लिखते हैं, अनपेक्षित, इसमें आ की मात्रा नहीं होगा। क्या होगा, अनपेक्षित जो है सही होगा। क्लिष्ट भी गलत लिखा है, क्लिष्ट कैसे लिखते हैं, क्लिष्ट में आधा क लिखते हैं, क्लिष्ट इस प्रकार से लिखते हैं।
सही क्या दिया हुआ, एकमात्र ऑप्शन सही है वो है डी, पर्यवसान जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा पर्यवसान। 13वां प्रश्न है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है। तो आप किसी एक को भी अर्थ ले लीजिए। देखिए, अनिल मतलब होता है वायु, अनल मतलब होता है आग। क्या होता है, अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि। 14वां प्रश्न है, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ परमार्थ। संधि कौन सी होगी, तो देखिए आ की मात्रा है मार में, परमार्थ में माँ आया, तो यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य का आग्रह सत्याग्रह कहलाता है, यानी कि सत्य प्लस आग्रह क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। यहाँ भी आ की मात्रा आया है तो यहाँ भी हमारी दीर्घ संधि जो है हो जाएगी। 16वां प्रश्न है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पर जो है पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, यानी कि जहाँ पर पूरी बात खत्म हो जाती है वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। देखिए, लोकोक्ति से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा ये होगा कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना, यानी कि ऐसा बहाना बनाना कि कार्य न करना पड़े, यानी कि ऐसी कोई शर्त रख देना कि कार्य न करने के लिए कोई बहाना बनाना। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। सही आंसर क्या हो जाएगा 19वें प्रश्न का, 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो है स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो देखिए 4 देश दिए हुए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी नहीं बोला जाता है, दक्षिण अमेरिका में भी हिंदी नहीं, और पाकिस्तान में भी हिंदी नहीं बोली जाती है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस जो ऐसा देश है यहाँ पर हिंदी जो भाषा है इसका प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं। तो भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है आपको। तो देखिए क्या है, व्यंग लेखक सामाजिक, यानी कि सामाजिक अनुरूपता पर तीखा प्रभाव करता है, अभिरामता पर, संगति पर, या फिर विद्रूपता पर। तो सही आंसर हो जाएगा जो व्यंग लेखक होता है वह सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। 23वां प्रश्न देखिए, कुछ कैसा सर्वनाम है। देखिए, जो कुछ हमारा होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जैसे कि कुछ हो गया, कोई हो गया, थोड़ा हो गया, ये सभी क्या आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कुछ जो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है। तो जो श्याम धीरे धीरे चलता है ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। तेज क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो श्याम चल रहा है, कैसा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है, चलना यहाँ पर क्रिया है, चलना क्रिया है, चलना की विशेषता क्या बता रहा है, धीरे धीरे। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, धीरे धीरे यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि हंसना कैसी क्रिया है। देखिए, हंसना कैसी क्रिया है, तो सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। देखिए, हंसना हो गया, रोना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, ये सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26वां देखिएगा प्रश्न, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। उमा नौकर से दूध मंगवाती है। तो देखिए जहाँ पर लिखा हो मंगवाती है, करवाती है, ऐसा कुछ दिया हो तो ये हमारे सभी आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत।
ठीक है। तो मंगवाती है में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए च छ ज झ क्या होते हैं हमारे तालव्य होते हैं। क्या होते हैं? सभी हम ऑप्शन को देख लेते हैं। च छ ज झ क्या आते हैं? तालव्य होते हैं। ट ठ ड ढ क्या होते हैं? मूर्धा। ट ठ ड ढ क्या होते हैं? इन्हें हम मूर्धन्य बोलते हैं। त थ द ध को हम दंत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत स्वर बोलते हैं। और सख सह जो हमारे होते हैं इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या हो जाएंगे? सख सह को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, क से लेकर म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? तो देखिए जो हमारा क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, प फ ब भ म, तो ये जो हमारे ये वर्ग आते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न और प फ ब भ म, ये जो 5 हमारे वर्ग होते हैं क से लेकर म तक, इन सभी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। सख सह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सख यानी कि यर लव, देखिए आप याद रखिए सख सह हमारा क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन हो गया। यर लव अंतस्थ हो गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो क से लेकर जो म तक होते हैं इन सभी को हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, श्री गणेश का विलोम क्या है? तो आपको श्री गणेश का अर्थ पता होना चाहिए। देखिए श्री गणेश का अर्थ होता है शुरू करना। जब कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो कहते हैं कि इस कार्य का श्री गणेश हो गया। तो श्री गणेश मतलब होता है प्रारंभ और इति श्री मतलब होता है अंत। तो जहाँ पर श्री गणेश हो उसका हमारा विलोम हो जाएगा इति श्री, क्योंकि श्री गणेश का मतलब प्रारंभ और इति श्री का मतलब होता है समाप्ति। तो इस प्रश्न का जो हमारा बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, राग का विलोम शब्द क्या होगा? आपने हमेशा सुना होगा राग का प्रयोग हम द्वेष के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? राग द्वेष। तो राग का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? राग का विलोम हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 31वां प्रश्न, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियाँ सुनी रूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अगर हम सही इसको पढ़ें तो सही ये था कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी। उपयुक्त रस में, उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? वीर रस बिल्कुल नहीं है, शांत बिल्कुल नहीं है, संयोग श्रृंगार बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अखियाँ जो है हरि दर्शन की भूखी हैं। तो यहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? जो कुंडलिया छंद होती है यह किन दो छंदों से मिलकर बनता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा दोहा और रोला के मिलने से जो है कुंडलिया छंद बनती है। क्या होता है? दोहा और रोला से। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला देखिए 33वां प्रश्न, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा कि अनुप्रास अलंकार में जो है वर्णों की आवृत्ति होती है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि दमके दतिया द्युति दामिनी, ऐसे हो गया। आप जो भी शब्द ले लें, यानी कि वर्णों की आवृत्ति वहाँ पर होनी चाहिए। यमक में क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। श्लेष में क्या होता है? कोई शब्द एक ही बार आए फिर भी उसका अर्थ अलग अलग हो। तो ये सभी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से त्रुटिपूर्ण वाक्य हमें ज्ञात करना है। तो यानी कि त्रुटिपूर्ण खंड कौन सा है वाक्य का? पहला दिया है शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है, यहाँ तक तो सही है। अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती है, गलत क्या है? यहाँ पर होना चाहिए कि अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आते हैं, आती है गलत है। तो जो हमारा सी वाला ये पार्ट है ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा 34वें प्रश्न के लिए। 35वां प्रश्न देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पानी, देखिए लिखा है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए बहुत ही आसान सा ये है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलती क्या हो रहा है कि बाघ और बकरी एक ही घाट, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मिस है। एक ही घाट पर पानी पीती हैं, नहीं पीते हैं। क्या होगा? बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा 32वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। पीती है नहीं होगा, क्या होगा? पीते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक हो जाएगा, 2 लोग यहाँ पर हैं, बाघ और बकरी, तो पीती है गलत हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए पहला है, राम ने पेट भर मिठाई खाई। क्या है 36 का? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर की मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, और चौथा ऑप्शन है कि इसमें से सभी शुद्ध हैं। देखिए सही आंसर होगा हमारा सी, राम ने भर पेट मिठाई खाई जो है हमारा वाक्य का सही रूप हो जाएगा। सी अगर आपने लगाया है तो आपका जवाब करेक्ट है। 37वां देखिए प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है आपको। देखिए संसार क्या है? संसार पुल्लिंग होता है, गौरव भी पुल्लिंग होता है, समुदाय भी पुल्लिंग होता है, जबकि अश्विनी यहाँ पर हमारा क्या है? अश्विनी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, डी ऑप्शन। 38वां प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर ऊपर, और संबोधन हे भो अरे, ये 8 कारक होते हैं। और इन 8 कारक का कारक चिन्ह आपको याद रखना है, कई बार इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। 39वां प्रश्न है, 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तो 3 वेड़ियाँ मिलती है जहाँ, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिवेणी। क्या? जहाँ पर 3 वेड़ियाँ यानी कि 3 नदियाँ मिलती हैं उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। तो जहाँ पर नहीं प्रथम पद प्रधान हो, नहीं उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा अर्थ यहाँ पर आता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है? बहुब्रीहि समास। तो 3 वेड़ियाँ मिलती है जहाँ में हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, वन मानुष किस समास का उदाहरण है? सही आंसर क्या होगा? देखिए वन मानुष का अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? वन का मानुष, संबंध तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि गंदला मैला, देखिए क्या लिखा है? गंदला मैला मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो मैला या फिर मलिन जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये सभी जो है पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। सही आंसर क्या होगा? पंकिल जो यहाँ पर हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरु का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए आप सभी को पता होगा तरु मतलब वृक्ष होता है। क्या होता है? तरु मतलब वृक्ष होता है। तो देखिए प्रसून वृक्ष का नहीं है, तड़का वृक्ष का नहीं है, हेरम्ब वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, विटप, विटप क्या होता है? हमारा वृक्ष का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिससे पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे हम कहते हैं बहुभाषाविद। क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? यानी कि जो माटी की मूर्तें हैं यह किस विधा की रचना है? सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। जो ये माटी की मूर्तें हैं यह रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला प्रश्न 49 नंबर, आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी आलोचना में जो तुलनात्मक आलोचना का जनक है यह माना जाता है पद्म सिंह शर्मा को। किसे? पद्म सिंह शर्मा को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए किसे पत्र लिखा जाता है? प्रधानाचार्य को बिल्कुल नहीं, आयकर अधिकारी को बिल्कुल नहीं, थानाध्यक्ष को बिल्कुल नहीं। यदि बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए पत्र लिखना है तो आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिलाधिकारी को पत्र लिखना होगा। तो देखिए इस प्रश्न में, इस वीडियो में हमने लगभग 50 प्रश्न लिए थे। आपने कितने प्रश्न सही किए ज़रूर बताइएगा। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर कैसे जाना है? टेलीग्राम पर जाकर आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है तो आपको ये वीडियो जो है इसका जो PDF आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप जो है 29 नवंबर को ही एग्ज़ाम का डेट मानकर जो है आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बार बार ये बात स्पष्ट हो रही है कि 29 नवंबर को जो है आयोग एग्ज़ाम लेगा। तो आप 29 को ही डेट मानकर तैयारी कीजिए और बाकी बातों को ध्यान मत दीजिए। पढ़ाई में ध्यान लगाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।